हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसआई के लिए हम लोग बिल्कुल स्पेशल ये वीडियो लेके आ रहे हैं। ये वीडियो अभी से बिल्कुल जो आपका 20 से 25 दिन के आसपास जो समय रह गया उसको नज़र में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, साइंस का ये पोर्शन, और ये 20-25 दिन के अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लिए जाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमारा जो है अभी चल रहा है मिशन कंपटीशन का ग्रुप चल रहा है, पेड टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें बिहार एसएससी और दरोगा दोनों से संबंधित सारे जो मटेरियल है वहाँ पे दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते हैं और डेली के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए। और प्राइस सिर्फ 199 रुपये रखा गया है, आप लोग को उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और ये ग्रुप जो है प्रीलिम्स एग्जाम तक वैलिड रहेगा। बिहार एसएससी के, ध्यान रखिएगा, इंटर लेवल वाला, तब तक ये वैलिड रहेगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ये बिल्कुल ही दृष्टि का ये किताब है और यहाँ पे देखिएगा 100 से 136 यानी 136 पेजेस हैं, ठीक है। 36 पेजेस में ये साइंस इसमें कंप्लीट करा दिया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उसी को कंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। तो इन 36 पेजेस को हम लोग देखेंगे और रोज़ाना के 3-4 पेजेस के हिसाब से 8 से 10 दिन में आपका मैं ये बिल्कुल साइंस कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इस इनिशिएटिव को अगर सराहा गया, तो और भी सारे सब्जेक्ट्स मैं फटाफट से सारे कवर करवा दूंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से, क्योंकि साइंस बहुत मेजर एक पोर्शन कवर करता है दरोगा में और बिहार एसएससी दोनों में। तो फिलहाल तो ये दरोगा को फोकस करके बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार एसएससी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, और भौतिक विज्ञान में मापन एवं गति जो है हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, तो देखिए, थर्मामीटर, तापमान जो है वो थर्मामीटर से जो है ये मापा जाता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। और घनत्व की इकाई को ग्राम प्रति सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट, ठीक है, मापक एवं गति की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो है केल्विन पैमाने पर देखिएगा 373.15 केल्विन इसका आपको मान आएगा। क्लियर। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, तो पास्कल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, पास्कल। अच्छा, समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर से, है ना। आप लोग देखते होंगे समुद्र कितना गहरा है, हम लोग हमेशा ये वंडर करते रहते थे बचपन में। तो इसकी जो गहराई है वो फैदोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। फैदोमीटर नामक एक उपकरण होता है, उससे मापी जाती है। और समुद्र में जो नौकायान चलता है, जो जहाज वगैरह चलता है, उसका जो है दूरी नॉटिकल मील के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। कितना नॉटिकल मील जहाज चल गया, यानी कितना किलोमीटर वो चल चुका है। क्लियर। अब देखिएगा, एक समान रैखिक गति में वेग अपवर्तनांक रहता है एवं त्वरण शून्य इसमें रहता है। अगर एक समान रैखिक गति होगा उसमें वेग अपवर्तित रहता है और त्वरण उसमें 0 होता है। असमान रैखिक गति यहाँ बोला जा रहा है, असमान रैखिक गति में वेग एक समान नहीं रहता है, त्वरण इसमें अशून्य होता है। यह 2 प्रकार का रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, असमान जो रैखिक गति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई अगर बढ़ जाता है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत बार जो है दरोगा वाला में पूछ चुका है परीक्षा में, कि किसी घड़ी की जो है लोलक की लंबाई बढ़ गई है तो उसके जो है दोलन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई वो धीमा हो जाएगा। लंबा हो गया तो धीमा हो जाएगा, और ये लंबा कब होता है, गर्मियों के टाइम में होता है, ठीक है। सर्दी में छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अपवर्तनांक काल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एसआई प्रणाली, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है तथा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल इसके मूल मात्रक होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कौन कौन है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसआई प्रणाली में कितने मात्रक हैं, तो 7 हैं। अब 7 का नाम भी याद कर लीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, त्वरण का मात्रक न्यूटन किलोग्राम होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा, ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य अथवा ऊर्जा, इन तीनों का जो है मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा,
है ना। और त्वरण का क्या होता है, न्यूटन होता है। त्वरण का माफ कीजिए, त्वरण का न्यूटन किलोग्राम होता है और बल का न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जड़त्व यहाँ पे बोल रहा है आपसे, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम स्क्वायर में होता है। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम भी हो दिशा भी हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वैसा कोई भी तत्व रहेगा जिसमें दिशा और परिणाम दोनों रहेगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी यानी कि बल, फोर्स, ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी, बल यानी फोर्स, और त्वरण और विस्थापन, ये सब जो है सदिश राशि के आपको एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होता है, ठीक है, उसको अदिश राशि बोलते हैं। अदिश यानी कि वो किसी दिशा में नहीं जा रही है, दिश मतलब दिशा, अदिश मतलब दिशा, है ना। तो दिशा इसमें नहीं होगा, ये अदिश हो जाएगा, तो उसको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए, द्रव्यमान, तापमान, समय, ये सब अदिश राशि होती हैं। ठीक है, किसी सदिश का परिमाण माफ करिए, किसी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। गति का प्रथम समीकरण v = u + at होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग होता है। आपके बाइक वगैरह में जो मीटर लगा होता है वो स्पीडोमीटर उसको हम लोग कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है, किसी भी वस्तु का भार जो होता है। ठीक है, ध्रुव यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी नॉर्थ और साउथ पोल का जो ध्रुव होता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे अधिकतम इसका कोई भी वस्तु का जो है वेट होता है ना, ये ध्यान रखिए। और पहाड़ों पे सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस बात है जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है। हीरा, इसको कैरेट में तौला जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू कैरेट में निकाला जाता है। चलिए, हीरे का एक कैरेट जो है 200 मिलीग्राम का होता है। एक कैरेट बराबर कितना होता है, 200 मिलीग्राम। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपसे पूछ सकता है। एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को जो है सेक्सटेंट से मापा जाता है, यानी कि पुस्तक से। हिंदी में पुस्तक और अंग्रेजी में सेक्सटेंट बोलते हैं इसको। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। ताप की एसआई इकाई होती है। कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना काफ़ी कठिन होता है। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है और डायल 112 में भी शायद इस बार पूछा था, क्योंकि बर्फ़ और पैरों के मध्य घर्षण कंक्रीट और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। सीधी सी बात है, बर्फ़ में जो है फ्रिक्शन नहीं रहता, इस वजह से चलने में कठिनाई होता है। सड़कों में फ्रिक्शन हमको मिलता है ना, इसलिए आराम से हम लोग चल लेते हैं। एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 1 मिलीमीटर जो है सबसे छोटी माप होती है एक साधारण स्केल की, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोण की इकाई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण की इकाई मात्रक आपको क्या रहेगा, है ना, रेडियन होता है कोण की इकाई मात्रक। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड रहता है। ठीक है, सेकेंड माफ़ करिएगा, प्रति सेकेंड, हम घंटा बोल दिए हैं, माफ़ करिएगा। यहाँ पे टोटल 1,08,000 किलोमीटर आवर, इसको आप लोग इस हिसाब से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पीको एक एसआई उपसर्ग है इकाइयों के आगे लगकर, जिसका अर्थ 10⁻12 होता है। उपसर्ग पीको 10⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का विमीय सूत्र जो है mLT⁻⁻1 होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक ms स्क्वायर होता है। ठीक है, ज्योतीय तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। आप सब भी ये ऑलरेडी जानते होंगे कि ज्योतीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। ल्यूमेन का मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ल्यूमेन का ऐसा ही मात्रक। दो असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है। ठीक है,
जब कभी भी दो असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखेंगे तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, यानी p इजगल टू mv होता है। गति के सूत्र s इजगल टू ut प्लस 1/2 एट स्क्वायर में s का मतलब वस्तु द्वारा t में तय की गई दूरी से होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब भी तोप फायरिंग करने के बाद पीछे की ओर जो धक्का लगाती है, फोर्स जो पीछे की ओर जनरेट करती है, वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार ये जो है ऐसा होता है, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन के नियम में। तो न्यूटन का जो है थर्ड लॉ है, ये ध्यान रखिएगा। मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दाब मापी क्या होता है? मैनोमीटर। नैनोमीटर का इस्तेमाल जो है, नैनोमीटर का प्रयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है, नैनोमीटर का इस्तेमाल। अब देखिएगा, आवृत्ति है ना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए साइकिल गति सेकंड अथवा हर्ट्ज का इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए साइकिल प्रति सेकंड या तो फिर हर्ट्ज में इसको हम लोग मापन करते हैं। तो यूनिक सवाल है ये। क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में अभी तक दिखा नहीं है ज़्यादा। एक फैदम का मान 6 फीट होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग जो है, देखिए विकिरण मापने के लिए, रेडिएशन है ना, रेडिएशन मापने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है गाइगर काउंटर का, ठीक है। चलिए, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक द्वारा मापा जाता है। एकदम सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक द्वारा ही इसका मापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दूरी की एक इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। क्रोनीमीटर से समय का मापन होता है, क्रोनीमीटर से समय का मापन होता है, ध्यान रखिएगा। किसी पिंड के विरामावस्था में या एक समान गति करने पर इसमें जड़त्व निहित रहता है, ठीक है। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई मैक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? मैक होता है। अब यहाँ पे एक टेबल दे दिया गया है, इस टेबल को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मापक का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है वो। तो देखिएगा, एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर में अगर डिनोट किया जाएगा तो 1.8 मीटर होगा, और फीट में 6 फीट होता है। एक नॉटिकल मील में जो दूरी होती है किलोमीटर्स में 1.85 किलोमीटर्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मील की अगर हम बात कर ले, एक मील में 1.60 किलोमीटर होता है, एक माइल्स जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक फीट में 12 इंच एक फीट का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक गज जो होता है, जो ज़मीन का नपैया वगैरह होता है, उसमें लगभग 3 फीट होता है एक गज, ठीक है। फिर एक गज अगर मीटर में करिएगा तो 0.91 मीटर आएगा, और फीट में 3 फीट होगा। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के होता है, ये तो सभी जान रहे होंगे। एक अर्ग, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूछ चुका है। एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। एक डाइन जो है 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर सेंटीग्रेड में मापे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही ये होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 37 डिग्री सेल्सियस, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर रहता है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इससे बहुत सवाल पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखते चलिएगा। द्रव और ऊर्जा तुल्य है, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इस परिवर्तन में E=mc² संबंध ये लागू होगा, ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ यानी प्रत्यानयन बल यानी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। प्रत्यास्था या इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी किसी वस्तु को पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो घनत्व के दौरान में ध्यान रखिए, घनत्व वह भौतिक राशि है जिसमें मात्रा में वृद्धि पर कोई भी यहाँ पे प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य कार्य करने की दर को कहा जाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है, जिसके अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए या ना लगाया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, देखिएगा, न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम जो है, यानी थर्ड लॉ जो न्यूटन का है, वो क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा ही होगा। तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम को व्यक्त करता है। ठीक है, तो न्यूटन का नियम भी आपसे पूछता रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो है थर्ड लॉ है न्यूटन का, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स। ठीक है, और ये सेकंड लॉ है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सेकंड लॉ है यहाँ पे। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये सेकंड लॉ हो जाता है न्यूटन का। चंद्रमा पर जो g का मान होता है, पृथ्वी पर g के मान का 1/6 होता है। अब g का मतलब क्या होता है? g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, पृथ्वी पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स ही मून पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मान के चलो कोई बंदा यहाँ पे, कोई इंसान यहाँ पे 600 kg का है, या कोई वस्तु 600 kg का है, कहाँ पे? अर्थ पे। तो भैया ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मून पे इसका वजन जो है सिर्फ 100 kg रह जाएगा, यानी 500 kg गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सकेगा, है ना। यानी कि अगर वो जिधर भी मुड़ रहा है उस तरफ खुद को हल्का टिल्ट करके सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन कर सकता है। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एवं सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था यानी पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था यानी पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, अब यहाँ से एक और सवाल आपका जो है बन जाता है कि न्यूटन का कौन सा किताब है, तो प्रिंसिपिया है। ठीक है, वन ऑफ देम, इसने और भी किताबें लिखी हैं। तो प्रिंसिपिया में इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि न्यूटन ने अपने किस किताब में गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में विवरण दिया है, तो प्रिंसिपिया में दिया है। ठीक है, प्रिंसिपिया, या इससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपिया इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है इसी में दिया होगा, है ना, नियम वगैरह इसी में बताया होगा। चलिए, रेखीय संवेग यानी संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा को। ठीक है, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर किया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो वो वृद्धि होती है। जब भी कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा? नीचे जो है आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको अपनी ओर खींचता है।
सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान की जाती है क्योंकि यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, तो सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान बना दी जाती है, यानी कि इंक्लाइन बना दिया जाता है ताकि वो उसको थोड़ा फोर्स दे सके। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, है ना। अब क्यों ऐसा होता है ध्यान रखिएगा। एक कार और भरी हुई ट्रक एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रहा है, लेकिन ट्रक से तुलना किया जाए तो कार गतिज ऊर्जा धारण कम करेगा। ठीक है, ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि भैया जो ट्रक है वो क्या है, भरा हुआ है यानी लोडेड है, तो वो जो अपने साथ जो गति लेके जाएगा वो सामान का भी लेके जाएगा, और कार में उतना वजन नहीं है, इसलिए ऑब्वियस बात है ट्रक का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा कार से। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, मतलब उसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिया और धुरी के बीच का घर्षण घट जाता है, इसी वजह से बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। एक खींचे गए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो अनंत तल के सहारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए इसको ऐसा किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे हमारा, जब कोई वस्तु पिंड की एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। एक पारसेक में टोटल 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी होता है एक पारसेक में। यदि m द्रव्यमान यानी मास का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या रेडियस के वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r होता है। ठीक है, वेग यानी वेलोसिटी में परिवर्तन बट्टा समय को गति वर्धन यानी त्वरण कहा जाता है। बंदूक का प्रतिक्षेप यानी धक्का रेखीय संवेग का संरक्षण करता है, यानी कि एक सीध में चलता है। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। मान लें कि m1 एवं m2 द्रव्यमान मास के दो पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल क्या होगा, तो F = G m1 m2 बटा r² यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, जब वह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब भी एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाएगा, मतलब कुछ हाइट से उसको गिराया जाएगा, तब वह जमीन से आधी ऊंचाई पर जब होगा तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही बराबर रहेगा। ठोस के अंतराणु आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं। क्लियर, जब क्रेन लोहे की एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो मशीनी फोर्स है, ह्यूमन फोर्स नहीं है, नेचुरल फोर्स नहीं है। कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम और ऊर्जा में से सौर ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है। ये वाला सवाल पूछता है परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोतों में, है ना। तो कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा में से जो सौर ऊर्जा है वो अपरंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत वैसे होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास स्टॉक जिसका अवेलेबल है, जैसे कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम में सबका स्टॉक हमारे पास है, तो ये परंपरागत हो गया। अपरंपरागत मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हमारे पास स्टॉक नहीं है, उसको हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल रहता है। प्रत्यास्थ संगठन यानी इलास्टिक कोलिजन में केवल संवेग का संरक्षण होता है। 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में इसका मापन करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर्षण यानी कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किया जाता है या कम किया जा सकता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो कोयला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछ चुका है। तो ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स जो है वो क्या है, कोयला है। आंतरिक बल कभी कभी संतुलित बल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही संतुलित रहें, तो संतुलित बल वो नहीं होता इंटरनल फोर्स।
ठीक है। अब देखिएगा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, यानी कितने कैलोरी आपने इनटेक किया। चलिए, तीसरा हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है, द्रव के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है नदी के जल घनत्व के बनिस्पत। ठीक है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली में अपकेंद्रण के सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण यानी एवेपोरेशन कहा जाता है। द्रवों में पुष्ट तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ओके। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, पुष्ट तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है, वह प्रवृत्ति है। पानी से भरे ग्लास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वहीं बना रहता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के आयतन के बराबर होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, उत्प्लवी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्प्लवी बल जो है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब यानी कि जो अगर मान लो कोई जहाज शिपयार्ड से निकला और वो समुद्र में उतरा, तो जो समुद्र में जब वो उतरेगा तो उसके द्वारा जो पानी को हटाया जाएगा, है ना, तो जितना पानी को वो हटाएगा यानी उसका भार उतना है। समझ गए, यही बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ता है। ओके। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान होती है तो उसका गलनांक कम हो जाता है, अगर कोई भी अशुद्धि उसमें विद्यमान रहेगी तो। पारा सीसा को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृति ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। जल में डिटर्जेंट यानी साबुन को मिलाने से पुष्ट तनाव कम हो जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए संवहन यानी कन्वेक्शन की प्रक्रिया में ऊर्जा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका मान 1 कैलोरी ग्राम यानी सेंटीग्रेड या 4186 जूल किलोग्राम यानी 1 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, यानी कि मान लो कि भाप जो होता है, यानी पानी जब गर्म हो रहा है तो उसमें से जो भाप निकलता है, आपने फील किया होगा, वो भाप की गर्मी बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिएगा संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन बोलते हैं। ठीक है। जब वाष्प जो है वो द्रव में यानी पानी में चेंज हो जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्था मान घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें जो हैं वो फट जाती हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि पाइप में पानी जमने पर वो क्या होता है, फैलता है। ठीक है। इसलिए वो पाइप को फाड़ देता है। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस तैरेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। पानी से भरी कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तब यह टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है यानी कि 0 होता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी कि 2 गुना हो जाएगा। गैस लाइटर, गैस स्टोव, बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। तो बुनसेन बर्नर्ड जो है वो बर्नौली के जो है रूल के हिसाब से ये काम करता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बिल्कुल ही अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत जल्द अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो आज हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं। चलिए भाई, तो एक पाइप यानी स्ट्रॉ के माध्यम से शीतल पेय पीना संभव होने का कारण क्या होता है? तो कोशिका क्रिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक पाइप यानी स्ट्रॉ के माध्यम से शीतल पेय पीना संभव होने का जो कारण होता है वो कोशिका क्रिया होता है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। कड़ाके की ठंड से झीलों की ऊपरी सतह क्या होती है? जम जाती है। कश्मीर जाइएगा वहाँ आपको दिख जाएगा। लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव में अवस्था में बनी रहती है। अधोभाग यानी कि अगर उसके नीचे जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेयर के जब नीचे आप जाइएगा, पानी के अंदर में थोड़ा जाइएगा, वहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और मछलियाँ वहीं पे रहती हैं। तो जो एक क्वेश्चन आता है कि जाड़े के टाइम में जब झीलें जम जाती हैं लेकिन उसमें मछलियाँ नहीं मरती हैं, तो इसका रीज़न यही होता है, मछलियाँ नीचे पानी के तल में रहती हैं। ठीक है। द्रवों का नियत आयतन परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो द्रवों का नियत आयतन होता है लेकिन कोई भी नियमित प्रकार नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पुष्ट तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव की कैसी प्रकृति है उस पर पुष्ट तनाव निर्भर करता है। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। द्रव का मुक्त पुष्ट एक शीट की तरह व्यवहार करता है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण है संसंजन बल यानी कोहेजन फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाष्पन संघनन वर्षा कहलाता है। ठीक है, वाष्पन और संघनन वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, नमकीन होता है पानी। इस वजह से पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड के समान संख्या में विघटन से हो सकता है। चलिए अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। किसी द्रव के पुष्ट तनाव के कारण बल गोलाकार सतह पर स्पर्शी की दिशा में लंबवत रूप से ये सक्रिय रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 चैप्टर आज हमने फिजिक्स से देख लिया। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से देखा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इसके पीडीएफ जो है आज शाम तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा और हमारे पेड ग्रुप में भी दे दिया जाएगा। इसका जो पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रहेगा, लेकिन अभी वीडियो अपलोड होने के 5 से 6 घंटे 7 घंटे के बाद दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ मिल जाए आप लोगों को। कमेंट करें जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों का रिस्पांस बढ़िया रहा, इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और दरोगा तक हम लोग बिल्कुल धूम मचा देंगे। इस किताब को पूरी कोशिश रहेगी ख़त्म करने की। धन्यवाद।